So good morning friends, welcome to my channel Advert Wings and 10 question per day series for KS preliminary exam 2022 उसका आज डे 3 है। इससे पहले दो डे 1 एंड डे 2 के जो हैं 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वो अपलोड हो चुके हैं और उसके अलावा जो है एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है 2 पार्ट्स में वो भी जो है KS प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए जो है अवेलेबल ऑलरेडी है। प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। लिंक्स जो हैं सब वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज हम डे 3 पर हैं एंड आज के जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि आपको KS प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम के पैटर्न के बेस पर होंगे और वहाँ पर भी काम आएंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। और एक बार फिर याद रखिएगा, सिर्फ 10 क्वेश्चन नहीं हैं, इन 10 क्वेश्चंस के अंदर जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो आपको कम से कम 20 से 25 फैक्ट जो है पर डे में जो है वो आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो बने रहेगा चैनल के साथ एंड स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स रिकग्निशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट 2006 का जो आपको पता है FRA एक्ट आया है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आया है, उसको लेकर कुछ स्टेटमेंट से आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनमें से जो है वो करेक्ट है। ठीक है, ग्राम सभा को लेकर। ठीक है, इस मतलब FRA जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006 का, इसके अंदर जो ग्राम सभा है उसको क्या क्या पावर दी गई है, उसमें से आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, पहला है इनिशिएटिंग द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ अ फॉरेस्ट राइट, कि फॉरेस्ट राइट जो है किस हद तक मिलेंगे एंड किसको मिलेंगे, इसका नेचर जो है डिटरमाइन करने का, इस प्रोसेस को इनिशिएट करने का हक क्या ग्राम सभा के पास दिया गया है इस एक्ट के अंदर। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ग्राम सभा को ही बेनिफिशियरी जो है आइडेंटिफाई करने का हक दिया गया है और किसको कितने राइट्स मिलेंगे और क्या क्या राइट्स मिलेंगे, ये सारी प्रोसेस इनिशिएट करने का हक जो है इस फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के अंदर ग्राम सभा को दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूटिंग कमेटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी, क्या ये ग्राम सभा का काम है इस एक्ट के अंदर? तो बिल्कुल ग्राम सभा को ये भी पावर दी गई है कि ये कमेटी बना सकते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी, अपने ही मेंबर्स के बीच में से लोगों को चुनकर जो है ये कमेटी बना सकते हैं जो कि सुपरवाइज करेंगे इन चीज़ों को। ठीक है, उसके बाद आखिरी है कि प्रोवाइडिंग फॉर द डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर फैसिलिटीज़ लाइक स्कूल एंड हॉस्पिटल, तो क्या फॉरेस्ट लैंड को स्कूल या हॉस्पिटल की तरफ हम कह सकते हैं डाइवर्स करने की ताकत जो है ग्राम सभा के पास है? तो ये गलत स्टेटमेंट है। ये पावर जो है ये आपकी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है फॉरेस्ट लैंड जो है वो स्कूल या हॉस्पिटल जैसी जगह को जो है वो अलॉट कर सकती है, ये ग्राम सभा के पास ये पावर नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन जो सही है वो है आपका 1 एंड 2 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि व्हेन कटिंग एन ऑनियन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू काज द इरिटेशन इन आइज। ठीक है, अनियन बिल्कुल प्याज की बात हो रही है। जब प्याज को काटते हैं तो आपको पता है आंखों में मिर्ची सी लगती है, आंखों में इरिटेशन फील होती है, वो किस चीज़ की वजह से होती है? कौन सा प्रोडक्ट आखिर बीच में से निकलता है जिसकी वजह से जो है वो आपको इरिटेशन सी फील होती है? तो आंसर जो है 4 ऑप्शन देखकर अपना ज़रूर आंसर करने की कोशिश कीजिए। सही आंसर इसका रहेगा वो है ऑप्शन सी, रिलीज ऑफ लैक्रीमेटरी फैक्टर्स। ठीक है, लैक्रीमेटरी फैक्टर सिंथेटेज। ठीक है, ये जो होते हैं ये स्यूलिनिक एसिड जो हैं वो बनाते हैं, रिएक्शन करते हैं जब आपस में, और उसकी वजह से जो है हमें आंखों में इरिटेशन सी फील होती है, आंसू भी आते हैं, मिर्ची वगैरह भी लगती है। ठीक है, याद रखिएगा लैक्रीमेटरी फैक्टर्स सिंथेटेज, इनकी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको अर्थ के मून पर जो है कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। अर्थ का मून हो या दूसरे मून्स हो, मून के ऊपर हम स्टेटमेंट हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट में से सही है। पहला है कि अर्थ के मून की बात हो रही है, अर्थ के मून की, जो हमारा चांद है। पहला स्टेटमेंट, इट इज़ द लार्जेस्ट मून ऑर्बिटिंग इन सोलर सिस्टम, के सोलर सिस्टम में जो मून जितने भी ऑर्बिट कर रहे हैं क्या उसमें सबसे बड़ा मून जो है ये हमारा मून है या नहीं? तो क्या ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून है या नहीं? ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। सबसे बड़ा मून जो है यानी सबसे बड़ी सैटेलाइट जो है हम कह सकते हैं, जो हेवनली बॉडीज़ के इर्द गिर्द जो नेचुरल सैटेलाइट है जिसको मून कहा जाता है वो ऑर्बिट करती है, तो वो है गैनीमेड। ठीक है, गैनीमेड किसकी, कौन से प्लैनेट की जो है सैटेलाइट है, ये आप लोग ज़रूर बताइएगा।
मैं भी बता देता हूँ। ये जो है ये आपकी जुपिटर प्लैनेट की जो है वो सैटेलाइट है, ठीक है। जुपिटर के 64 मून से उसमें सबसे बड़ा मून जो है वो गैनीमेड का है, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है अर्थ मून को लेकर कि मून्स प्रेजेंस हेल्प स्टेबलाइज द अर्थ वूबल्स, ठीक है। वूबल्स की बात होती है घुमाव, ठीक है, जो अर्थ घूमती है उस घुमाव की बात करते हैं। तो कहता है कि मून्स की मौजूदगी की वजह से जो अर्थ का घुमाव है वो स्टेबलाइज रहता है, जिसकी वजह से इसका क्लाइमेट जो है वो गर्म नहीं होता, ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता, मॉडरेट रहता है। तो बिल्कुल सही बात है, मून की मौजूदगी से ऐसा होता है। और आखिरी स्टेटमेंट है वो है कि नीदर एनी कंट्री नॉर एनी स्पेस एजेंसी हैज़ एक्सप्लोर द डार्क साइड ऑफ द मून टिल डेट। मून को आपको पता है जब हम अर्थ से देखते हैं तो मून का सिर्फ एक ही तरफ जो हमें दिखाई देता है, वन ही साइड जो है अर्थ में दिखती है, दूसरी साइड जो हमेशा अर्थ से छिपी रहती है, क्योंकि ऑर्बिट जो है उस हिसाब से है सन का और मून का, अर्थ का एंड मून का। तो एक ही साइड हमें हमेशा दिखाई देती है, दूसरी साइड नहीं दिखाई देती, उसको डार्क साइड ऑफ द मून कहा जाता है। तो क्या उस डार्क साइड ऑफ मून तक अभी कोई कंट्री या कोई स्पेस एजेंसी पहुंच पाई है? ये कह रहे हैं कि नहीं पहुंच पाई है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। हाल ही में जो है चाइना की तरफ से एक सैटेलाइट लॉन्च की है चैंग 4E, ठीक है, याद रखिएगा चैंग 4E जो है वो जो है चाइना की तरफ से लॉन्च की गई है और वो डार्क साइड ऑफ द मून में सक्सेसफुली जो है वो लैंडेड कर चुकी है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तो करेक्ट आंसर आपका रहेगा बी ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शूटिंग स्टार्स जो हैं या तारे टूटते आप रात को जब देखते हैं तो क्या होते हैं तारे, कौन सी चीज़ होती है? आंसर देखिए, ऑप्शंस आपके पास हैं, आंसर करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा, इससे पहले आप राइट आंसर को सुने, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा वो है ऑप्शन बी, दैट इज़ मेट्योराइट्स जो होते हैं, मेट्योराइट पार्टिकल्स जो कि अर्थ के सरफेस में अर्थ के साथ इंटरसेप्ट करते हैं, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो एंटर हो जाते हैं, तो वो जो है एक शूटिंग स्टार के तौर पर जो है शूटिंग स्टार की तरह जो है वो हमें नीचे गिरते दिखाई देते हैं। होता कुछ नहीं, कि चिंगारी ही होती है, क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड से वो टकराते हैं तो वो बिल्कुल चिंगारी जलकर जो है वो चिंगारी बन जाते हैं, और अर्थ तक पहुँचते पहुँचते जो है बुझ भी जाता है बिल्कुल, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? ये मीटियोराइट्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन एंड साइटोसिन्स जो हैं ये क्या हैं, किस चीज़ से रिलेटेड हैं? ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। आंसर इसका जो है वो है कि ये डीएनए जो होता है इंसानों का, कोई भी डीएनए हो, इंसानों का, एनिमल्स का हो, प्लांट्स का, उसकी उस डीएनए के जो हैं 4 बेसिस होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन एंड साइटोसिन, ठीक है। आरएनए जो होता है उसमें यूरासिल जो है वो मौजूद होता है, जो कि डीएनए में मौजूद नहीं होता। तो ये 4 डीएनए के कंपोनेंट होते हैं, और आरएनए में अगर आप देखोगे तो यूरासिल जो है वो मौजूद होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको डायबिटीज़ के ऊपर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनमें से गलत है। नॉट करेक्ट जो है वो है, बहुत बार मैंने कहा है कि स्टेटमेंट गलत पूछी गई है या सही पूछी गई है, इसको ज़रूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये मार्क करते टाइम काफ़ी इंसान है जो कि गलती कर जाते हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट जो कि गलत है? पहली स्टेटमेंट है इन टाइप 1 डायबिटीज़ द पैनक्रियाज मेक वेरी लिटिल और नो इंसुलिन, कि जब डायबिटीज़ आपको पता 2 तरह की होती है, टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ वो डायबिटीज़ होती है जिसमें पैनक्रियाज जो है वो बिल्कुल भी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाती, या फिर बहुत ही नॉमिनल अमाउंट प्रोड्यूस कर पाते हैं, जिसका जो है जिससे गुजारा नहीं हो पाता, हम कहें तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते कार्बोहाइड्रेट्स को, जिसकी वजह से वो इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाते हैं, उनको हमेशा इंसुलिन जो है वो लेनी ही लेनी पड़ती है अपनी मील के साथ। और टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है ये वो है कि जहाँ पर आपके पैनक्रियाज जो हैं वो ऐसा नहीं है कि इंसुलिन प्रोड्यूस करना बंद कर गए हैं, लेकिन वो बहुत अपनी फंक्शनल कैपेसिटी के मुकाबले काफ़ी लगभग आधे या आधे से भी कम जो है इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। और इस ऐसे बंदे जो हैं इनको भी इंसुलिन पर डिपेंडेंसी दिखानी पड़ती है, लेकिन ये बंदे जो हैं रिवर्स कर सकते हैं अपने आप को, अपने पैनक्रियाज को फिर से कैपेसिटी जो है इनकी फुल करके ये जो है उसको फिर से रिट्रीव कर सकते हैं। और टाइप 1 डायबिटीज़ जो है ये बच्चों में ज़्यादातर देखी जाती है, जिनके अंदर पैनक्रियाज बिल्कुल भी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करते। और टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है ये बच्चों में कम देखी जाती है, और ये ज़्यादातर जो है आपके 40-45 साल के बाद जो है इंसानों में देखी जाती है।
है। और टाइप 1 डायबिटीज़ जो है बच्चों में जो देखी जाती है वो ज़्यादा मतलब कॉमन नहीं है, वो बड़ी रेयर है। और टाइप 2 डायबिटीज़ जो कि 40-45 साल के बाद जो होती है, जिसमें इंसुलिन कम प्रोड्यूस होता है, ऐसा नहीं है बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं होता, तो टाइप 2 डायबिटीज़ जो है ये थोड़ी ज़्यादा कॉमन है आप अगर देखोगे, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो सही है, टाइप 1 डायबिटीज़ में जो है इंसुलिन बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं होता या बहुत ही नॉमिनल प्रोड्यूस होता है। दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज़ मोस्ट ऑफन डेवलप इन द पीपल ओवर द एज ऑफ 45, बिल्कुल मैंने आपको बता दिया है, ये भी सही स्टेटमेंट है। तीसरा है टाइप 2 डायबिटीज़ इज़ लेस कॉमन देन टाइप 1 डायबिटीज़, ये गलत स्टेटमेंट है आपका, ठीक है। टाइप 2 डायबिटीज़ इज़ मोर कॉमन, ठीक है। टाइप 2 डायबिटीज़ ज़्यादातर लोगों में दिखती है, टाइप 1 डायबिटीज़ बच्चों में है लेकिन बड़ी रेयर होती है, ठीक है। और चौथा है ऑफ कोर्स सही होगा कि बोथ टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़ जो है इनको आप डायग्नोज कर सकते हैं सिंपल ब्लड टेस्ट, ठीक है। ब्लड जो है उसको शुगर मशीन पर रखिए और आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आंसर इसका रहेगा वो है सी जो है, जो कि गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन से प्रेजर्वेटिव्स जो हैं जो कि अचार में यूज़ किए जाते हैं एज अ प्रेजर्वेटिव, ठीक है। जो 5 चीज़ें नीचे दी गई हैं इनमें से अचार में कौन से प्रेजर्वेटिव के तौर पर जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला है सॉल्ट, बिल्कुल किया जाता है। दूसरा है शुगर, बिल्कुल प्रेजर्वेटिव के तौर पर यूज़ किया जाता है अचार में। तीसरा है एसिटिक एसिड, बिल्कुल एसिटिक एसिड को भी यूज़ किया जाता है अचार में एज अ प्रिजर्वेटिव। चौथी फ्यूमेरिक एसिड, ये नहीं की जाती, फ्यूमेरिक एसिड जो है ये अचार में एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं की जाती। और आखिर में आपका सल्फ़र डाइऑक्साइड, तो ये भी जो है आपका अचार में जो है एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है। तो आंसर है 1, 2, 3 एंड 5, आंसर ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन पर एक क्वेश्चन है, आपको बताना है कि विच ऑफ द प्रेजेंट डे रिलीजियस प्रैक्टिस वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ द रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज की मौजूदा जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, अगर हम हिंदू धर्म की बात करें मोर स्पेसिफिक, उनमें से कौन सी प्रैक्टिस है जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो हैं वो भी परफॉर्म करते थे, ठीक है। सबसे पहली है स्वास्तिक सिंबल, ठीक है। स्वास्तिक सिंबल आप लोगों ने देखा होगा, इस तरह का एक सिंबल होता है, सूर्य भगवान को जो है ये समर्पित होता है। तो इस सिंबल की पूजा इंडस, आज के टाइम में तो आपको पता है काफ़ी हिंदू धर्म में आपको पता है स्वास्तिक की पूजा होती है। तो क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग भी स्वास्तिक की पूजा करते थे, स्वास्तिक सिंबल की? तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा है फैलस वॉरशिप। फैलस जो है ये एक, आज अगर आप लिंग देखते, शिवलिंग जो है, शिवलिंग देखते हैं, शिवलिंग एंड साथ में गोल जो है शिवलिंग के अराउंड एक योनि जो है ये आपको देखने को मिलती है। तो ये दोनों का कम्बिनेशन जो है इसी को फैलस कहा जाता था। तो फैलस आज के टाइम पर भी पूजा जाता है। शिव के जितने भी मंदिर हैं वहाँ पर आपको फैलस देखने को मिलता है, जहाँ पर शिवलिंग मिलता है एंड अराउंड में आपको एक गोल शेप में आपको योनि भी जो है वो इकट्ठे जॉइंटली मिलती है। तो क्या ये फैलस वॉरशिप जो था इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम भी पूजा जाता था? तो बिल्कुल पूजा जाता था। नेक्स्ट है वर्शिप ऑफ पशुपति। पशुपति देव जो है इनकी पूजा जो है बिल्कुल आज के टाइम भी होती है, तब भी होती थी, ये तो आपने आई होप हर बुक में पढ़ा ही होगा। चौथा है फायर अल्टार्स। बिल्कुल फायर अल्टार्स जो हैं ये भी पूजे जाते थे। काफ़ी सारी साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की जहाँ पर फायर अल्टार्स जो हैं वो मिले हैं, ठीक है। एंड आखिर छेमा है वर्शिप ऑफ पीपल ट्री। तो पीपल के पेड़ की भी पूजा जो है वो की जाती थी। और आखिर है रिचुअल्स बाथ, ठीक है। तो आज भी रिचुअल बाथ्स जो हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं काफ़ी सारे मंदिर में, आपको पता है वहाँ पर पॉन्ड्स बने होंगे, वहाँ पर आप धार्मिक जगह पर जाने से पहले जो है स्नान करते हैं। और ये रीति जो है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम भी थी, जिसमें आपको मोहनजोदाड़ो में द ग्रेट बाथ जो है मिलता है, वो सबसे बड़ा प्रूफ है इसका, ठीक है। तो सारी चीज़ें ही परफॉर्म की जाती थी, ऑप्शन डी है इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट जो है आपका मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट को लेकर कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट सही हैं। तो पहली स्टेटमेंट जो है आपकी ये है कि इट इज़ कम्प्लीटली इंडिजिनस एंड शो नो ट्रेसेस ऑफ फॉरेन इन्फ्लुएंस। कि मथुरा स्कूल जो है ये पूरा भारतीय संस्कृति से ही प्रभावित है, इस पर कोई फॉरेन कल्चर का इस पर इफेक्ट नहीं है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा है इट्स थीम इंक्लूडेड बुद्धिज़्म, जैनिज़्म एंड हिंदुज़्म। इसकी जो थीम है उसमें बुद्धिज़्म के भी कैरेक्टर्स हैं, जैनिज़्म के भी हैं, हिंदुज़्म के भी हैं। तो बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही है, तीनों ही धर्मों के जो हैं आपको वहाँ पर अवशेष देखने को मिलते हैं, ठीक है। एंड आखिर में है मोस्ट ऑफ द स्कल्पचर्स आर मेड ऑफ लाइम प्लास्टर। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत रहेगा, क्योंकि मथुरा स्कूल में ज़्यादातर जो है आपको स्कल्पचर्स जो थे वो रेड सैंडस्टोन के मिलते हैं, ठीक है। रेड सैंडस्टोन के स्कल्पचर्स मिलते हैं, लाइम के नहीं मिलते। तो आंसर जो है इसका 1 एंड 2 जो है वो राइट आंसर रहेगा, ठीक है।
उसके बाद आखिरी क्वेश्चन जो है आज का वो है कि कथकली डांस जो है, कथकली क्लासिकल डांस है, उसके ऊपर कुछ स्टेटमेंट्स आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स सही हैं, ठीक है। पहला है कि इट इज़ अ प्योर डांस फॉर्म परफॉर्म्ड इन तमिलनाडु। तो ये गलत स्टेटमेंट है। कथकली जो है ये तमिलनाडु का डांस फॉर्म नहीं है, ये केरला का डांस फॉर्म है, ठीक है। दूसरा है इट्स कैरेक्टर आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू सात्विका, राजशिका एंड तमाशिका, ठीक है। यानी डांस फॉर्म जब जब डांस परफॉर्म किया जाता है तो अलग अलग पार्ट्स जो हैं उसमें डांस परफॉर्म किया जाता है। तो तीन उसके अलग अलग पार्ट रहते हैं कथकली डांस के, सात्विका, राजशिका एंड तमाशिका, ठीक है। तो ये तीनों पार्ट इसके होते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तीसरी स्टेटमेंट है इट इज़ द ओनली क्लासिकल डांस दैट यूजेस हिंदुस्तानी म्यूज़िक। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये साउथ इंडियन का डांस है तो यहाँ पर हिंदुस्तानी म्यूज़िक नहीं यूज़ होता। जो एकमात्र डांस है जहाँ पर हिंदुस्तानी म्यूज़िक जो है, ओनली क्लासिकल डांस है जहाँ पर हिंदुस्तानी म्यूज़िक यूज़ होता है, तो वो है आपकी कथक, ठीक है। सिर्फ कथक है, कथकली नहीं। कथक अलग है, नॉर्थ इंडिया का डांस है। कथकली जो है ये केरला का डांस है, ठीक है। और आखिर है कथकली इज़ एक्सक्लूसिवली परफॉर्म्ड बाय वुमेन। तो ये भी बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। जब कथकली पहले स्टार्ट किया गया था तो तब ये एक्सक्लूसिवली जो है ये मेंस जो थे वो इसको परफॉर्म करते थे। हाल ही में अब वीमेंस जो हैं वो भी जुड़ गई हैं, तो अब दोनों ही मिलकर जो है इस डांस को परफॉर्म करते हैं। तो एक्सक्लूसिवली अगर वुमेंस कहेंगे कि सिर्फ वुमेंस ही इसको परफॉर्म करती हैं, तो ऐसा नहीं है। पहले सिर्फ मेंस करते थे, अब जो है वो दोनों मिलकर करते हैं, ठीक है। तो आज के 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो हैं वो पूरे होते हैं। आई होप आप लोगों ने काफ़ी सीखा होगा। कैसी लग रही है सीरीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे भी जो है सीरीज़ ये चलती रहेगी, सीखते रहिए और ये चीज़ें जो है आपको और भी काफ़ी जगह पर काम आने वाली हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।